हेलो एवरीवन, आज हम सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमारे दो टाइप ऑफ सेट्स रह गए थे। हमने देखा था हमारे टोटल 8 सेट्स होते हैं, उसमें से हमें अभी पढ़ना है 7 सेट। तो हम फटाफट से देख लेते हैं। हमारा 7th सेट होता है पावर सेट। छोटे छोटे सेट्स बचे हमारे। हमने लास्ट लेक्चर पूरा हमने डिवोट किया था सबसेट्स के लिए। दिस सेट इज बेस्ड ऑन सबसेट्स ओनली। पावर सेट से आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि इसके पास ही एक्चुअली सारी पावर है। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं कोई भी एक सेट ले लेती हूं ए और उसके सबसेट्स की एक लिस्ट बना देती हूँ और उसका एक सेट बना देती हूँ, तो वो जो सेट होगा हमारा उसको हम बोलेंगे पावर सेट। इसको हम डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए से, इस तरीके से पावर सेट ऑफ ए, राइट। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कोई भी एक सेट लिया है और उस सेट में जितने भी मेरे सबसेट्स पॉसिबल हैं मैंने वो बनाए और फिर उसका एक सेट बना दिया, तो उसको मैं बोलूंगी पावर सेट ऑफ ए। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल। सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक सेट मैंने लिया B दैट इज 1,2, ठीक है। और अब मैं इसकी सबसे पहले तो सबसेट्स की लिस्ट बनाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले बनाते हैं इसके सबसेट्स की लिस्ट। इसके सबसेट्स की लिस्ट में कौन कौन आएगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि हमने पढ़ा था सबसेट्स में ही दैट नल सेट यानी कि जो जीरो सेट हमारा होता है दैट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि इस सेट का एक सबसेट तो हमको पहले ही मिल गया, जीरो सेट, राइट। ये तो होगा ही होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये जो सेट है ये खुद का सबसेट जरूर से जरूर होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस एलिमेंट को, इस सेट को बिलोंग करते हैं। यही सबसेट की डेफिनेशन थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए if that is also the element of set B then we can say that A is the subset of B। यही कहते थे हम सबसेट की डेफिनेशन में, राइट। तो ये चीज हमने करी है, 1 और 2 लिख दिया। अब बताओ इसका थर्ड सबसेट क्या पॉसिबल है। ऑब्वियसली ये पॉसिबल है कि अगर मैं सिर्फ एक सिंगल टर्न सेट बना देती हूँ 1, मैंने सिर्फ एक एलिमेंट लिया उसका सेट बना दिया तो वो इसका एक सबसेट हो गया। अगर मैं ले लेती हूँ एक सेट 2, उसका मैंने एक सेट बना दिया तो मैं कह सकती हूँ कि वो भी इसका एक क्या है, सबसेट है, राइट। अब कोई और सेट बचा है। पहले तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं हमने देखा था, फॉर्मूला इज 2 to the power n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। हमारे पास टोटल 4 ही सबसेट्स आएंगे, यानी इतने ही सबसेट्स इसके पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी इसका कोई सबसेट नहीं बनेगा। तो अगर मैं अब इसका एक सेट बना दूं, मैं एक सेट कैसे बनाते हैं हम, ऐसे ब्रेसेस में लिखते हैं इसको। तो अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं लिखना और इन सेट्स को उतार दूं एज एलिमेंट्स, अब ये क्या हो गए हैं, एलिमेंट्स हो गए हैं, राइट। और ये मेरा ये वाला ब्रैकेट फिनिश। तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ बी। सॉरी, हमने बी सेट लिया था। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते, यस डेफिनेटली हम कह सकते ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या है, एक सेट है, अपने आप में एक सेट है। बट फिलहाल अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये बी का क्या हो गया, पावर सेट ऑफ बी का क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। पावर सेट ऑफ बी भी एक सेट होता है और ये जो सारे हैं ये उसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। एक और थोड़ा लंबा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूं, सेट सी मैंने कोई लिया है 1,4,7, ठीक है। ये मैंने एक सेट ले लिया। पहले तो हम देख लेते हैं इसके नंबर ऑफ सेट्स आएंगे कितने, नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे कितने। तो वो डेफिनेटली आएंगे 2 to the power 3 यानी कि 8 सबसेट्स हमें टोटल इसके बनाने पड़ेंगे। सो वो कौन कौन से बनेंगे हमारे, वो देखते हैं। सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आएगा, ऑब्वियसली जीरो सेट, बिकॉज जीरो सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा क्या आएगा, ये खुद, ये तो पक्के है कि ये तो हर एक के सबसेट होंगे ही होंगे। थर्ड सेट हमारा क्या हो सकता है, अगर मैं बोलूं 1, मैंने एक सेट ले लिया है बी, ये क्या बी सी का सबसेट है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट दैट इज 1 वो बी में जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है। यही सबसेट की डेफिनेशन थी। तो मैं कह सकती हूँ कि बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो ये मेरा एक इसकी लिस्ट में आ गया। नाउ अब मैंने क्या किया, बी की जगह अब मैंने कोई और थर्ड सेट ले लिया A4 का।
तो क्या मैं कह सकती हूँ A इज अ सबसेट ऑफ C? बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हमारे A में है वो C में भी हैं। सो ये हमारा एक आ गया 4। सिमिलरली मैं कह सकती हूँ कि 7 भी आ जाएगा। कह सकती हूँ ना। अब अगर मैं, अभी तो ये 5 ही हुए, हमें तो 8 सेट्स चाहिए थे टोटल, कहाँ कमी रह गई? अब मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैंने एक सेट लिया D जिसे मैंने डिनोट किया इससे, क्या मैं कह सकती हूँ कि D इज द सबसेट ऑफ C? बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि 1 D का एलिमेंट है विच इंप्लाइज दैट वो C का भी एलिमेंट है। 4 D का एलिमेंट है विच इंप्लाइज दैट वो C का भी एलिमेंट है। तो हमें पता था इफ A इज द एलिमेंट ऑफ C एंड दैट इंप्लाइज, यानी वो बताता है कि A इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे इस केस में फिलहाल D है क्योंकि हम D को बताना चाह रहे हैं कि वो C का सबसेट है। सो मैं कह सकती हूँ दैट if A is an element of D which implies that A is an element of C, then therefore we can say कि D जो है वो C का क्या है? सबसेट है। मैं क्यों नहीं कह सकती कि C is द सबसेट ऑफ D? बिकॉज हमें पता है कि 7 एक एलिमेंट है C में जो D में लाई नहीं कर रहा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मीन C इज नॉट द सबसेट ऑफ D। बट ये आपको मतलब क्लियर हो ही गया होगा कि सबसेट एक्चुअली क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। सो अगर D इसका सबसेट है, सो इसकी लिस्ट में एक एलिमेंट ये भी आ जाएगा। 6th जो इसका सबसेट आएगा वो हम लिख सकते हैं 1,4। सिमिलरली एक पेयर मैंने ये बनाया, अब एक पेयर में ये बना सकती हूँ, तो मैंने एक पेयर बना दिया ये। अब और कौन सा बताओ बन सकता है? ये अकेले अकेले इंडिविजुअली हो गए, इनका पेयर बन गया। एक ये पेयर भी बन सकता है 1,7 का। सो मैं डेफिनेटली लिख सकती हूँ 1,7। टोटल हमारे 8 सबसेट्स कंप्लीट हो गए। हमने देखा था हमारे 80 सबसेट बनने थे। सो अब आप मुझे बताओ कि एक्चुअली इसका पावर सेट ऑफ C होने क्या वाला है। ऑब्वियसली मैं इसका सेट स्टार्ट करूंगी और इसमें जितने भी ये जो सबसेट्स हैं ये इसके क्या बन जाएंगे? सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। सो अगर मैं एक एक करके लिखना शुरू करूं, सो 5, 1,4,7, 1, 4, 7, 1,4, 4,7 एंड 1,7। ये हमारा क्या बन गया? पावर सेट ऑफ A कंप्लीट हो गया, राइट? ये अपने आप में क्या है? एक सेट है। ऑब्वियसली हमने देखा था कि सबसेट बेसिकली होता तो एक सेट ही है, राइट? ये है तो सेट्स ही, हमने देखो इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख भी रखा है। बट अगर मैं बात करती हूँ पावर सेट ऑफ C की, तो ये भी एक सेट है। इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 0 सेट, ये सब क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं। तो कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो है इंडिविजुअली इसके क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। टोटल एलिमेंट्स इस सेट के कितने हो गए? अगर मैं पावर सेट ऑफ C को बोल देती हूँ E, तो क्या मैं बोल सकती हूँ E में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं, राइट? और वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं? ये इंडिविजुअली एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या, अब आप बताओ, ये मेरा एक सेट है E, दैट इज द पावर सेट ऑफ C। इसमें आप मुझे बताओ क्या मैं बोल सकती हूँ कि 4 एलिमेंट E का है या नहीं? क्या ये बात ट्रू है या नहीं? देखने में तो आपको लग रहा है भाई 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है सेट में, डेफिनेटली देखने में ऐसा लग रहा है कि 4 जो है E का एक एलिमेंट है, 4 बिलोंग्स टू E। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिख रहा है 4 इंडिविजुअली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 4 एज अ सेट प्रेजेंट है। तो ये कॉमास के बीच में सेपरेटेड जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा, ये इंडिविजुअली ट्रीट नहीं होगा, ये एक पूरा का पूरा एज अ सेट उसका एलिमेंट है। सो अगर मैं ये लिखती हूं तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, बट अगर मैं ये लिखती हूं तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, राइट? ये जो 4 एज अ सेट है पूरा कंप्लीट होल, जैसे हमने यहाँ पे उतारा हुआ है, वो E का क्या हो गया? एलिमेंट। आप बहुत समझदार हो, ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी आगे स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। यहीं पे इस चीज को दोबारा रिवाइंड करके क्लियर कर लो। नाउ पावर सेट ऑफ, हमने सीख लिया कि पावर सेट एक्चुअली क्या होता है। collection of all the subsets of a set A is called power set of A। जो ये पावर सेट है इससे भी एक पावरफुल सेट हमारे पास है, दैट इज द 8th सेट। और वो 8th सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। दिस इज द लास्ट सेट, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट, अब ये क्या होता है? दिस इज नथिंग, अगर हम एक पूरा एक कोई सेट ले लें जो हर एक सेट को इंक्लूड करता हो विद रिस्पेक्ट टू जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अगर एक सेट है, इसका एक पार्ट कह सकते हैं, उसका एक सबसेट, मैं सिर्फ इतने के बारे में जानना चाहती हूँ। सपोज एक सेट A है और मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, इसके अलावा इसके
ऊपर इसके आगे मतलब इसको इंक्लूड करने वाले जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये ऐसे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ इंटीजर्स की, मुझे कोई क्वेश्चन करना है और उसमें मुझे सिर्फ इंटीजर्स की बात करनी है। दैट इज एक हमने पढ़ा है इंटीजर्स क्या होते हैं, -3, -2, -1, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक बेसिकली। ये मेरे इंटीजर्स हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के बारे में बात करनी है। तो मैं क्या कहूंगी, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसका, क्या मैं कह सकती हूँ पूरा जो रियल नंबर्स का सेट है। ऑब्वियसली इंटीजर्स एक्चुअली पार्ट तो रियल नंबर्स के ही है, राइट। अब सपोज मैं बात कर रही हूँ नेचुरल नंबर्स की, सॉरी इवन नंबर्स की। अगर मुझे सिर्फ इवन नंबर्स से लेना देना है किसी क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें मुझे सिर्फ इवन नंबर्स से लेना देना है, तो अगर मैं इसका आपसे यूनिवर्सल सेट पूछूंगी तो आप कह सकते हो भाई इवन नंबर्स, अच्छा इसका यूनिवर्सल सेट मैं बना सकती हूँ, पूरा नेचुरल नंबर क्यों ना मैं ले लूँ, राइट। पूरे नेचुरल नंबर्स के सेट में इवन नंबर्स एक पार्ट तो है, तो मैं कह सकती हूँ कि यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होता है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट। मतलब जिस बारे में बात हो रही है, जिस कंटेक्स्ट के बारे में बात हो रही है, उससे रिलेटेड जितने भी सेट्स हैं उनको इंक्लूड करने वाला एक सेट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट। सो इन अ गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, राइट। ऑलराइट, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, सिंबल यू से हम बना देते हैं और इसे हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ अब मैं एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ए सेट लिया है दैट इज 1, 2 and 3, ठीक है। बी सेट मैंने ले लिया 2, 4, 5 and 6। तो मैं क्या कह सकती हूँ, और चलो मैं एक और सेट ले लेती हूँ सी, और आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ए बी सी 3 सेट्स हैं, इसका यूनिवर्सल सेट मतलब जो इन तीनों सेट्स को इंक्लूड करने वाला है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यूनिवर्सल सेट जो इसका होगा वो इस सब का सेट, यानी मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अगर मैं एक और एलिमेंट भी ले लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरे सेट में इसका हर एक एलिमेंट मौजूद है। बताओ कौन सा, 1 है, इसमें है 2 है, इसमें है 5 है, इसमें है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में आपको मिल जाएंगे। रिपीट करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। ऑब्वियसली फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट सेट्स में जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं उसको अगर 2 बार वो आ रहा होता है तो हम उसको एक बार लिखेंगे, सो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर मैं जनरल लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल लूँ तो मैं कह सकती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में, सो मेरे लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा दैट विल बी द होल, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनका मैं एक सेट बना दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट और पॉवर सेट। एंड अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3 और इसमें हम पूरी फुल प्रेजेंटेशन प्लस फुल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट ऑफ और नॉट द सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो सेट हमें गिवन है वो इस सेट का सबसेट है या नहीं है। सो आप मुझे बताओ कि इसे कैसे करते हैं। जो 2 एलिमेंट मैं देख रही हूँ, क्या वो एलिमेंट इसमें भी है? बिल्कुल है। 3 है इसमें भी है, 4 इसमें है और इसमें भी है। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ये इसका एक सबसेट है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सपोज मैंने कर दिया लेट a इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये मैंने इनके नेम्स दे दिए बेसिकली कैपिटल लेटर्स से। सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि a इज द सबसेट ऑफ b बिकॉज, ये बिकॉज का सिंबल होता है, बिकॉज कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट a, स्मॉल a से हम किसी एलिमेंट को डिनोट करते हैं। सो ये जो a एलिमेंट है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ a implies that a is an element of b। हर a, कोई भी a जैसे 2, 3, 4, कोई भी कैपिटल A सेट का जो भी कोई भी एलिमेंट है वो इम्प्लाई करता है, वो बताता है कि वो एलिमेंट 100% B में भी मुझे मिलेगा, 2, 3, 4 मुझे B में भी मिल रहे हैं। तो मैं इसलिए कह सकती हूँ कि A is the subset of B। Now second part, A, B, C and B, C, D। इसमें B और C इसमें है और इसमें भी है।
बट ए जो है वो इस सेट में लाई कर रहा है और इस सेट में लाई नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट था, ये सबसेट नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू, मैंने पहले अज्यूम करना पड़ेगा, इसका नेम देना पड़ेगा, राइट। बी को मैंने बोल दिया बी सी डी। नाउ आई कैन से दैट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बट it doesn't apply that A is an element of B. A का तो एलिमेंट है बट वो B का एलिमेंट नहीं है। इसे या तो आप ऐसे लिख दो कि वो इंप्लाई नहीं करता, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि A या फिर A is an element of A which implies that A is not the element of B. ये भी आप लिख सकते हो, ये दोनों ही करेक्ट हैं। Now third part is X is such that X is a student of class 11th of your school and X is a student of your school. अब आप मुझे बताओ, आपकी पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी तो आपके स्कूल में ही है ना। यहाँ पर गिवन है, योर स्कूल की बात हो रही है, दैट मीन्स ये भी आपका एक सबसेट है। इसको हम इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं लिखोगे कि जैसे इसको अगर मैंने मान लिया सपोज ये वाला सेट और बी मेरा सेट हो गया ये वाला, आप इसको लिख सकते हो दोबारा से आंसर सोल्यूशन में, तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आप क्या करोगे, इसका आप आंसर क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या लिखोगे? आप अपने क्लास 11th के एक एक स्टूडेंट का नाम तो नहीं लिखोगे कि भाई राम बिलोंग्स टू द सेट ए एंड देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट राम बिलोंग्स टू द सेट बी। ऐसे आप 40 के 40 स्टूडेंट्स का तो नेम नहीं लिखोगे। सो हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए ले लेते हैं जो रिप्रेजेंट करता है सब एलिमेंट्स को, ए के सब एलिमेंट्स को। इट्स अ वेरिएबल, सो इट इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी एज वेल। Now X is a circle in the plane and X is a circle in the same plane with radius 1 unit. अब यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। अब मुझे बताओ यहाँ पे छोटा सेट कौन सा वाला है? अगर मैंने कोई भी एक प्लेन ले लिया है और उसमें बहुत सारे सर्कल्स बनाए हैं, बहुत बड़े छोटे हर तरीके के मैंने इस प्लेन में सर्कल्स बनाए हैं, इनमें से कोई हो सकता है 1 यूनिट का हो सकता है कोई 2 यूनिट का हो सकता है कोई 5 यूनिट्स का हो, तो वो तो डिफर करेगा। सब सर्कल्स का अगर मैं एक सेट ले लूं तो वो तो हो गया ये वाला सेट। अगर मैं इस सेट की बात करूं तो इस प्लेन में जितने भी 1 यूनिट वाले से रेडियस के सर्कल्स होंगे, एक ये हो जाएगा सपोज, एक यहाँ पे सा सपोज, तो जितने भी ये सर्कल्स होंगे इनका सेट जो है वो ये वाले सेट में आएगा। तो छोटा वाला सेट कौन सा हुआ? जो सिर्फ 1 यूनिट के रेडियस की बात कर रहा है। दैट मीन्स ये तो मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि ये ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि जो ए है वो बी का सबसेट है, यानी ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ A, that does not imply that A is an element of B. Now fifth part, X is such that X is a triangle in a plane. अब सेम ही चीज आ गई, प्लेन में अभी हमने सर्कल लिए थे, अभी हमने ट्राइंगल्स लिए हैं, लेकिन जो हमारा सेट B है वो कहता है X is such that X is a rectangle in the plane. अब इन दोनों में तो कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। इन दोनों की अगर मैं बात करती हूँ कॉमन एलिमेंट्स की, कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, सो आप मुझे बता सकते हो वो कौन क्या होगा, उसका सेट क्या बनेगा? यस, डेफिनेटली उसका सेट बनेगा 5। 5 क्यों? क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द नल सेट, जीरो सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता, ना इसका कोई एलिमेंट इसमें पड़ेगा और ना इसका कोई एलिमेंट इसमें पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ऑल राइट, 6th part says X is such that X is an equilateral triangle in a plane. ठीक है, और X is a triangle in the same plane. अब आप मुझे बताओ, एक प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कुछ स्केल ट्रायंगल्स है, बहुत सारे तरीके के डिफरेंट साइजेस के ट्रायंगल्स हैं। उनमें से जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं डेफिनेटली वो इस पर्टिकुलर सेट का एक पार्ट होंगे, तो मैं कह सकती हूँ कि इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। अब इसका सेम ही होगा, अगर मैं इसे ए मानती हूँ, आपको सोल्यूशन में इसको दोबारा उतारना पड़ेगा। ए इज द सबसेट ऑफ बी बिकॉज इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए देन दैट इम्प्लाइज दैट A is also the element of B. Now X is an even natural number and X is an integer. आप मुझे बताओ इंटीजर्स के सेट में कौन कौन से मेरे एलिमेंट्स आने वाले हैं? तो इंटीजर्स के सेट में मैं लिख सकती हूँ माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 2 इन्फिनिटी। ये मेरा इंटीजर्स का सेट है। इसका सेट है इंटीजर्स का। इसमें से अगर मैं 1 के आगे के सारे एलिमेंट्स काउंट कर लूं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, तो ये जो मेरा सेट बनेगा ना, ये जो मेरा सेट बनेगा
वो किसका सेट होगा? नेचुरल नंबर्स का। इसमें भी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स ही लूं, सपोज इनमें भी मैं सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स लूं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ओनली इवन नंबर्स इफ आई टेक, तो वो इवन नंबर्स हैं, मतलब इस सेट में पढ़ेंगे, ए सेट में। सो डेफिनेटली ये जो सेट है वो पूरा इंटीजर्स जो चला रहा था माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जो इंटीजर्स थे उसका एक पार्ट है, एंड देयरफॉर इट इज अ सेट, राइट? ये भी एक सेट था और ये भी एक सेट है। नाउ नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे भी हमें बेसिकली यही बताना है कौन सा सबसेट है और कौन सा नहीं है। इसे हम एकदम से जल्दी से करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है कि सबसेट क्या होते हैं। ए बी इसमें एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं, क्या मुझे इसमें दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, राइट? तो ये हमारा आंसर फॉल्स है, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे लिख रखा है कि ये सबसेट नहीं है, जबकि ये तो सबसेट है। फॉल्स है क्योंकि बिकॉज ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए विच इंप्लाइज दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे ए सिर्फ और सिर्फ इस वाले ए की बात नहीं हो रही है, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट मतलब कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो उसकी बात हो रही है, कोई भी रैंडम एलिमेंट, जहां पे आपको ये अज्यूम करना है कि ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। नाउ यहाँ पे देखो, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे? ए, ई, आई, ओ एंड यू। और मुझे दिख रहा है कि ए और ई जो हैं वो इन दोनों सेट्स में पढ़ रहे हैं, मतलब इस सेट में तो है ही है, इसका वो एक पार्ट बना रहे हैं। सो मैं कह सकती हूँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नाउ इसमें 1, 2, 3 एंड 1, 3, 5, 2 मिसिंग है भाई, 2 तो यहाँ पर है ही नहीं। दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 2 is an element of A, which implies that 2 is not the element of B, right? या फिर आप implies पर भी क्रॉस ऐसे मार्क लगा सकते थे। All right. A is the subset of ABC. ये भी एक सेट है, देखो यहाँ पे एक एलिमेंट अलग से नहीं गिवन, यहाँ आपको रोस्टर फॉर्म में ये गिवन है। सो हम कह सकते हैं कि A is an element of A, which implies that A is an element of B. अगर मैं इसको बोल रही हूँ A और मैं इसको बोल रही हूँ B, right? So therefore it is a true statement, या आप बोल सकते हो statement is correct। जहां पर भी स्टेटमेंट करेक्ट होती है वहां यूजुअली आपको रीजन लिखने की जरूरत एज सच नहीं होती है, बट अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ रही है देन आपको बिल्कुल लिखना है कि व्हाई इज इट इनकरेक्ट। ओके, नाउ ए इज इन, यहाँ पे देखो ये एलिमेंट का निशान है, ये सबसेट का साइन नहीं है, ये इस तरीके से एलिमेंट का साइन है। यहाँ पे भी सेम चीज थी, यहाँ पे भी सेम चीज थी, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये जो ब्रैकेट्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स की एक सेट की बात हो रही है, कोई भी एक पर्टिकुलर सपोज कैपिटल सी एक सेट है जिसको मैं ऐसे लिख रही हूं, अगर सिंपली ए लिखा हुआ आ जाता सो उसको हम बोलते एक एलिमेंट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि कैपिटल लेटर से हम सेट्स को डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर से हम एक एलिमेंट को डिनोट करते हैं, राइट? तो सी जो मेरा सेट है वो ये है, क्या ये इसका एलिमेंट है? अब आप एक बात बताओ, यहां पर भी हमको ए जो है वो एक एलिमेंट दिख रहा है और ये क्या था? पूरा का पूरा सेट था। दैट मीन्स ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम इसको लिखेंगे द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड which implies that A is an element of B, मतलब अगर मैं इसको A बोल रही हूँ उसको B बोल रही हूँ, so A is an element of A and A is an element of B, which says therefore A is a subset of B. Since A B का subset है तो मुझे बताओ कि ये सेट इसका कोई एलिमेंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता था अगर मैं कुछ ऐसे लिखा होता, B ये ना होकर अगर ऐसा होता, मैं उसको लिखती कैप ऐसे लिख देती, तो डेफिनेटली आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है? ये तीनों इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये भी इसका एक एलिमेंट माना जाता। अगर इसको मैं ए बोलती तो डेफिनेटली मैं उस केस में बोलती कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बट इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज x is such that x is an even natural number less than 6। अगर मैं इसको a मान लेती हूँ तो इसमें कितने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे मुझे बताओ? एक तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए, सिर्फ 2 और 4 ही आएगा, राइट? b x is a natural number which divides 36। हमें तो सिर्फ इतना मतलब है, हमें ये बताना है कि वो उसका सबसेट है या नहीं है।
सो हमको बस इतना ही देखने से मतलब है कि ये दो एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे या नहीं आएंगे। सो अब मुझे बताओ 36 को 2 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 4 36 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 4 9 से 36, दैट मीन्स इसमें 2,4 तो आएंगे ही आएंगे, बाकी चाहे जो भी एलिमेंट्स आते रहे हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, राइट। सो A इज द सबसेट ऑफ B। नाउ let A is equal to this, which of the following statements are incorrect and why। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो भी स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। अब आप देखो A सेट को ध्यान से देखो, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, और ये जो पूरा है ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, और 5 एक एलिमेंट है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 3 जो है वो इसका एक एलिमेंट है या 4 इसका एलिमेंट है। या तो आप बोलोगे कि भाई 3,4 इसका पूरा पूरा एक एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये अंदर ब्रेसेस के, जैसे A मैंने लिखा और मैंने ये सेट शुरू कर दिया, ये रोस्टर फॉर्म स्टार्ट हो गई। अब मैं इसका एक एक एलिमेंट लिखती हूँ, ठीक है। इसका एक एलिमेंट 1 है, इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका थर्ड एलिमेंट 5 है, और इसका एक पूरा फोर्थ एलिमेंट जो है वो ये है। ये पूरा कंबाइंड क्या है, एक एलिमेंट है। ये एक सेट तो है बट ये इसका एक एलिमेंट है, राइट। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है यही चीज कि ये जो हमें सेट गिवन है क्या ये इसका सबसेट है। सो आप बताओ क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर के जो जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर लाई करने चाहिए, ठीक है। 3 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। सपोज मैं इसको बोल देती हूँ B, ठीक है, मैंने इसको B बोल दिया। सो 3 इज एन एलिमेंट ऑफ B, विच इंप्लाइज दैट 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ A। आपको 3 कहीं दिख रहा है इसका एलिमेंट? 3 तो इसके अंदर आ रहा है, ये तो पूरा सेट का पार्ट है। दैट मीन्स ये जो 3 है वो इंडिविजुअली A में लाई नहीं करता, एंड देयरफॉर ये B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। ये आप अज्यूम कर लो स्टार्टिंग में कि लेट B इज इक्वल टू 3,4 और सेट, वो अच्छा रहता है, सो दैट आपको प्रेजेंटेशन में बहुत इजी हो जाता है। सेकेंड पार्ट इज वेरी सिमिलर। 3,4 ये जो हमें सेट गिवन है, क्या ये A का एलिमेंट है? अब पहली नजर में देखने से तो ये लगता है भाई एक बात बताओ, ये तो ब्रेसेस में गिवन है, इसका तो सीधा सीधा मतलब है ये तो खुद अपने आप में एक सेट है। सेट एलिमेंट कैसे हो सकता है? सो आप बिल्कुल आप देख नहीं सकते यहाँ पर कि ये जो है ये इसका एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये इसके ब्रेसेस में प्रेजेंट है, यानी ये जो सेट इसका स्टार्ट हो रहा है उन ब्रैकेट्स के अंदर ये हमें जो 4 एलिमेंट्स गिवन है जो इन कॉमा से सेपरेटेड है। यही पढ़ा था हमने इसकी डेफिनेशन में, सेट कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर ये डेफिनेटली इसका एक एलिमेंट है एंड नॉट अ सबसेट, बिकॉज यहाँ पे तो हमें रीजन देने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि करेक्ट स्टेटमेंट में आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप रीजन लिखोगे भी तो क्या लिखोगे, एलिमेंट है तो है, इसमें आप क्या लिख सकते हो ना। थर्ड पार्ट में हमसे बोला है कि क्या ये जो सेट है ये A का सबसेट है। अब मैं बोल रही हूँ येस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे कि इनिशियली भी तो हमसे कुछ ऐसा सही पूछा गया था, तब तो आपने बोला था ये इनकरेक्ट है। सो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे आपको डबल ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट था, राइट। सिर्फ यहाँ एक ब्रैकेट प्रेजेंट है, डबल है। डबल ब्रैकेट से पूरी बात चेंज हो गई। डबल ब्रैकेट से हुआ क्या ये देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंगल ब्रैकेट था, उसका मतलब ये था कि इसके अंदर, अभी इन ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स गिवन है वो क्या A में प्रेजेंट है, तो वो तो प्रेजेंट नहीं थे। अब ये हमारा एक सेट है, इसको मैं मान लेती हूँ B सेट, जो ये है, राइट। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है 3,4 इन द सेट। ये पूरा सेट अगर मैं मान लेती हूँ C, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि B में सिर्फ C प्रेजेंट है? बिल्कुल लिख सकती हूँ। दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ C, इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, इसको मैंने लिख दिया, मैं इसे यहां लिख रही हूं, इस सेट को मैंने लिख दिया है B, ठीक है। B को मैंने लिख दिया अंदर यहाँ पे C, वेयर C इज 3,4। अब आपको क्लियरली समझ में आया। इस पूरे सेट को तो मान लिया B मैंने, और B के अंदर ये जो छोटा सा सेट गिवन था इसको मैंने मान लिया C, राइट। C इज इक्वल टू दिस। अब सेट की कंडीशन क्या होती है कि इस B सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में प्रेजेंट होना चाहिए। हियर जो C है, C इज एन एलिमेंट ऑफ B,
right? Here C is an element of B, which implies that C is also the element of A, क्योंकि आप देख रहे हो ये C ही तो है, right? इसको हमने C लेट किया है, देखो यहाँ पे हमने C को यही तो माना है, तो C is an element of B, which implies that C is the element of A, and therefore B is the subset of A, therefore ये क्या हो गई हमारी करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? कोई कंफ्यूजन? ये बेसिकली क्वेश्चन आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने को ही है कि सबसेट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए. फोर्थ पार्ट सेज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए. बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. ये 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए में दिख रहा है, इसका एक एलिमेंट है, देयरफॉर इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें आपको रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. हमको इस सेट के जितने भी सबसेट्स होने वाले हैं वो हमको लिख. हमने जो पावर सेट पढ़ा था उसमें भी हमने यही देखा था. पावर सेट ऑफ ए में क्या होता था, हम जो भी ये अगर ए सेट है उसके सारे सबसेट्स की एक लिस्ट बनाते थे, उसको भी एक सेट बोल देते थे और उसको क्या बोलते थे, पावर सेट ऑफ ए. यहाँ पे हमको पावर सेट तो नहीं लिखना, लेकिन उसके सबसेट्स तो कम से कम लिस्ट करने ही है. सो देखते हैं इसके क्या क्या सबसेट्स आने वाले हैं. सबसे पहले तो आप देखो ए, हमने पढ़ा था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ. यानी अगर ये पूरा सबसेट की मैं यहाँ पे सपोज इसके सबसेट्स लिख रही हूं, तो सबसे पहला तो मैं ये उतार दूं कि ये जो पूरा है ये इसका खुद का एक सबसेट डेफिनेटली होने वाला है. ये तो इसकी एक प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा था कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ 5 लिख देती हूँ तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता ही है. अब इसके अलावा कौन सा एलिमेंट है, अगर मैं ए एलिमेंट को लूं, उसको तो मैंने बना ही दिया सेट, वो तो कंडीशन के दौरान ही हमने लिख दिया. अब और कोई एलिमेंट तो गिवन ही नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द एंड ऑफ इट. ये ही इसके सबसेट्स आ रहे हैं और इसके अलावा कोई इसका सबसेट नहीं आ रहा. नेक्स्ट देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा. सपोज मैं अब इसके सबसेट्स लिख रही हूँ. सबसे पहले तो मैं ये एज इट इज सेट उतार दूं, क्योंकि हमने पढ़ा था कंडीशन क्या थी, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ. ये हमने देखा था, ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा था. एक ये प्रॉपर्टी थी. दूसरी प्रॉपर्टी थी जीरो सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. कोई भी सेट हो उसमें कम से कम जीरो सेट तो आता ही आता है. जीरो सेट का मतलब ही होता है कुछ भी नहीं. सो कुछ भी नहीं तो आपको कहीं ना कहीं इस सेट में दिख ही जाएगा, राइट? ये हमने पढ़ा था. सो 5 सेट भी डेफिनेटली इसका एक सबसेट होगा. अब इसके अलावा कौन कौन से सेट्स आने वाले हैं वो देखते हैं. सबसेट का मतलब क्या था कि इसके अंदर जितने भी और सेट्स बन सकते हैं इन पर्टिकुलर, वो हमें देखने हैं. सबसे पहला एलिमेंट उठा लेते हैं, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, ये एक सबसेट हो गया इसका, राइट? सेकंड उठा लेते हैं, बी हो गया, और देखते हैं कितने आएंगे. आपको पता है हम टोटल जब लिस्ट बनाएंगे तो हमारे कितने सेट्स आने वाले हैं. हमने ये भी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 to the power n. हियर यहाँ पे n कितना है, 2 एलिमेंट्स है हमारे टोटल, यानी हमारे 2 स्क्वायर दैट इज 4 ही इसके सबसेट्स आने वाले हैं. तो हमें और दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, हमारे 4 सबसेट्स हो गए, दैट्स इट, खत्म. नेक्स्ट, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा. इसमें 3 एलिमेंट्स हैं. हम यहीं पे हमें पता है एक चीज तो कि इसमें हम जितने भी सबसेट्स बनाएंगे वो टोटल कितने आने वाले हैं, 2 to the power 3. दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स हमारे आने वाले हैं. तो देखते कौन कौन से आएंगे. अगर मैं इसके सबसेट्स उतार रही हूँ, पहला तो मैं यही उतार देती हूँ, ये तो हमने पढ़ा ही है कि वो खुद सेट तो हर सबसेट होता ही है. नेक्स्ट क्या होगा, 5 होगा, बिल्कुल होगा, ये इसको बोलते हैं जीरो सेट. अब क्या होगा, अब मैं इस एलिमेंट को उठा लिया, सपोज ये हो गया. नेक्स्ट इसको उठा लिया मैंने, ये भी हो गया. फिर नेक्स्ट मैंने इसको लिया, ये भी हो गया. अब मैं इन दो के सेट बना दूं तो क्या रहेगा, 1, 2. अब मैं अगर इन दो का सेट बना दूं तो क्या हो जाएगा, 2, 3. अब मैं इन दो का सेट बना दूं, ये तो आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा. एक लिनियरिटी से आपको चलना है, हर एक सेट के सबसेट आपको इसी वे से बनाने हैं. तो कितने सबसेट्स बन गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8 हमारे टोटल सेट हो गए. हमें आगे सोचने की जरूरत भी नहीं है. यहाँ पे हमने एंड लगा के क्यों काउंट किया, क्योंकि हमें दिख रहा था भाई सारे एलिमेंट्स तो फिनिश हो गए, सबके पेयर्स बन गए, ट्रिपलेट बन गया, सिंगल सिंगल सब आ गए, वो खत्म ही हो गए होंगे, तो ये खत्म हो भी गए थे. नाउ द मोस्ट ट्रिकी सेट, ये आपका ट्रिकी सबसेट रहने वाला है. इसके सबसेट्स आप बना के देखो, देखते बना पाते हो या नहीं.
मैं अपने एंड पे बता देती हूँ। फाई ये क्या है, नल सेट है। इसको सपोज मैंने लिख दिया कोई सेट ए है विच इज एक्चुअली फाई, यानी वो एक जीरो सेट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सबसे पहला अपने कंडीशन के तरीके से जाते हुए वो खुद जो सेट होगा वो तो अपना सबसेट होगा ही होगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलती हूँ फाई, फाई भी हमने यहाँ पे हर सेट में हम लिखते हैं क्योंकि फाई इज ऑल्सो द सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी फाई इसका भी क्या होगा, जीरो सेट, इसका भी सबसेट होगा। बट हमने इसे एक बार तो उतार ही दिया है, दोबारा दोबारा क्या उतारना, राइट। अब देखो, अब मेरे दिमाग में और कोई भी सबसेट नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। जीरो सेट का मतलब क्या होता है, जीरो सेट का मतलब होता है कि खाली सेट, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसकी नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूं तो 2 टू द पावर n होना चाहिए, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मुझे बताओ इसमें एक सेट जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? ऑब्वियसली जीरो। जब उसमें कुछ है ही नहीं तो n कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। यानी कि 2 टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट आने वाला है एंड दैट इज नल सेट इटसेल्फ। समझ में आया? नाउ ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा उसी पार्ट से थोड़ा सा सिमिलर है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p ऑफ a if a is equal to 5? इसमें हमको बेसिकली n पी ए बताना है, मतलब हमें बताना है कि पी ए जो है ये सेट है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। हमें पता है कि पावर सेट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए, इसका यही मतलब होगा, राइट। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है ए के मैं अगर सबसेट्स बना दूं, उनकी लिस्ट बना के उसका एक सेट बना दूं तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, राइट। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली हैं तो सबसेट्स ही ए के। उसका अगर नंबर मैं निकालूं वो मुझे निकालना आता है, वो क्या होता है 2 टू द पावर n, हमने पढ़ा था। n कितना है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अच्छा, a यहाँ पे हमें गिवन है 5, 5 का मतलब क्या है, 5 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट या फिर जीरो सेट या फिर वॉइड सेट, पढ़ा था हमने। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अभी अभी हमने देखा था इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इसमें जीरो एलिमेंट है, यानी 2 टू द पावर जीरो एंड दैट इज 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें। नाउ राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं करना होता। हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल, जहां भी इंटरवल ओपन हो वहां ये लगा दो, जहां भी इंटरवल क्लोज्ड हो वहां ये लगा दो। क्लोज्ड का मतलब है एंड पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल का मतलब है एंड पॉइंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। हियर हमें दिख रहा है कि -4 इंक्लूड नहीं, मतलब इसमें तो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आपको साइंस के साथ में ही खेलना है। इन सिंबल्स को आप देख लो, आपका इंटरवल बनता चला जाएगा। सो हम डायरेक्ट यहाँ इंटरवल्स लिखने वाले हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन दिख रहा है, नहीं, दैट मीन्स -4 इंक्लूड नहीं होगा, -4 से आगे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, सारे रियल नंबर्स चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन -4 इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड, देयरफॉर ओपन इंटरवल -4 इंक्लूड नहीं होगा। 6 जो है वो हमारा इंक्लूड हो रहा है, सो यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे हमें दोनों में ही कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है, सो बिना देखे बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देना है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमको यहाँ पे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल गिवन है, हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया, यहाँ ओपन गिवन है ओपन लगा दिया, सिंपल। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें दोनों ही क्लोज गिवन है, क्यों, क्योंकि हमें इक्वल टू का साइन गिवन है, दैट मीन्स ये जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं दे विल बी इंक्लूडेड, सो इसको हम लिखेंगे ये, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसे किस तरीके से लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ देखो, इसके अंदर हमें पता था, हमने क्या पढ़ी थी, एक रियल लाइन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक रियल लाइन पढ़ी थी। उस रियल लाइन में हमने कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं डाला था कि वो इंटीजर्स होने चाहिए या नेचुरल नंबर्स होने चाहिए कि क्या होने चाहिए, वो सब रियल नंबर्स, मतलब एवरीथिंग, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में हर बार जब आपको इंटरवल्स गिवन होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं है, आपको यही लिखना है कि x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो इसको लिखते हैं, लेट सपोज मैंने इसको a से डिनोट करना चाहा है,
अब इस ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिखूंगी, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है। सो कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to the set of all real numbers, क्योंकि हमें पता है रियल लाइन पे तो हर एक तरीके का नंबर बिलोंग करेगा। एंड x कहां से कहां तक होना चाहिए? -3 से कहां तक होना चाहिए? 0 तक होना चाहिए। वेर ये इक्वल टू का साइन जो है हम नहीं लगाएंगे। हमने अभी पहले भी जो क्वेश्चंस किए थे उनका यही तो था, जहां पे इक्वल टू का साइन आ रहा था वहां हम क्लोज लगा रहे थे। अभी हमें इससे जो है ये बनाना है। सो बेसिकली हम इक्वल टू का साइन यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, यहां अब हमें दोनों क्लोज गिवन है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सपोज मैंने इसे b से डिनोट किया है, सो मैं लिखूंगी x is such that x belongs to the set of all real numbers where हमारा ये 6 और 12 भी इंक्लूड होगा, तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे एंड दैट्स इट। कुछ हो सकता है ऐसे सिंपल। नाउ नेक्स्ट आप करो, इसमें चेंज क्या है? यहाँ पे हमारा ओपन इंटरवल है, यहाँ पे हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। इसे सपोज मैंने c से डिनोट किया, तो x is such that x belongs to the set of all real numbers where x कहां से कहां तक होना चाहिए? 6 से 12 तक होना चाहिए। इसमें आपकी कोई बाय मिस्टेकन एरर हो तो हो, वरना तो इसमें आई थिंक कुछ भी डिफिकल्ट एज सच नहीं है। नेक्स्ट इज, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है, ये आपका ओपन इंटरवल है। इसको कैसे लिखोगे? सपोज d से मैंने डिनोट किया, तो x is such that x belongs to the set of all real numbers where it should be between -23 and 5, और हम -23 को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट भी हमारा अब आता है यूनिवर्सल सेट्स का सवाल। What all universal sets would you propose for each of the following? यूनिवर्सल सेट्स का मतलब बेसिकली क्या था कि पूरा सेट इंक्लूडिंग दैट, मतलब जो एक सेट हो जिसमें वो जो एलिमेंट्स है वो आते हो। तो एग्जांपल्स मतलब इन क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल्स की बात हो रही है, क्यों ना मैं पूरे ट्रायंगल्स का ही सेट ले लूं। तो यूनिवर्सल सेट of this set will be is the set of all triangles। हर तरीके के ट्रायंगल्स मैंने ले लिए, उसमें से एक कैटेगरी राइट ट्रायंगल्स की भी होगी, तो ये कवर हो गया? बिल्कुल हो गया। नाउ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी मैं ये सेम ही चीज लिख दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, क्योंकि एक सेट पूरा मैंने एक सेट लिया है जिसमें हर तरीके के ट्रायंगल्स मेरे आ रहे हैं, उनमें से जो भी कैटेगरी राइट ट्रायंगल्स की होगी वो पर्टिकुलर ये हो जाएगी, जो कैटेगरी आइसोसेलेस की होगी वो कैटेगरी इसकी हो जाएगी। तो आई थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सल सेट इज बेसिकली द सेट जो उसको इंक्लूड कर लेता है हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को। जैसे यहां पे हमसे पूछा है, गिवन द सेट्स A, B and C, which of the following may be considered as universal sets for all three sets A, B and C? ये हमें कुछ सेट्स गिवन है, कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से हमें बताना है कि क्या वो इसका एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो देखते हैं हो सकता है कि नहीं। कंडीशन यही होगी कि इसके सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें होने चाहिए। हमें दिख रहा है ये जो पर्टिकुलर हमारा एक सेट है 135 जो है A, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो ये तो बिलोंग कर सकता है। हाँ, इसे मान सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट B 2 4 6, हाँ चलो वो भी इंक्लूड हो रहा है भाई, 2 4 6 भी आ रहा है। अगर अब मैं C की बात करती हूँ 0 2 4 6 8, तो आपको आई थिंक 8 दिख रहा होगा जो इसमें नहीं है। सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 8 अगर यहाँ पे बिलोंग कर ही नहीं रहा तो हाउ कैन दिस बी अ यूनिवर्सल सेट? वो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो इस एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं कर रहा, राइट। नेक्स्ट इज फाइव तो बिल्कुल भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 में तो वैसे ही कुछ नहीं आता, तो इट कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल सेट, दिस कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट इज दिस, इसमें आपको अभी 80 वाला पार्ट आ गया क्योंकि 8 जो था वो उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, सो डेफिनेटली इट कैन नॉट लाई। यहाँ पे जिसे पहले हमने देखा था इसमें हमारा 0 आ रहा है, राइट, तो इसमें हमारा A आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, B आ जाएगा, बट C नहीं आएगा, राइट। तो सेट्स A and B lie in the given set, but 0 belongs to C, which implies that 0 does not belongs to given set। इसको हम सपोज शुरू में ही लेकर चलते कोई भी एक सेट D,
या फिर मैं बोलती हूँ अलग ही x, ठीक है, x बोल लेते हैं, 0 डजंट बिलोंग टू x, देयरफॉर जो x है कांट बी अ यूनिवर्सल सेट। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।